दोस्तों, एक चमचमाती हुई फॉर्च्यूनर गाड़ी कहीं जा रही थी। अचानक वो एक चौराहे पे रुक जाती है। जैसे ही चौराहे पे रुकती है, वैसे 3-4 महिला जो भीख मांग रही थी उस गाड़ी के पास आकर और कहती है, साहब मुझे भीख दे दो। उन्हें लगता है कोई वीआईपी आदमी है जो भीख के रूप में बहुत ज़्यादा पैसा देगा। यह देख करके दोस्तों उस गाड़ी का मालिक शीशा नीचे करके और उन औरतों को भीख देने लगता है। वह फॉर्च्यूनर का मालिक बहुत ही दयालु था। तभी उस भीख मांगने वाली औरतों में से एक औरत को देखकर वह गाड़ी का मालिक चौंक जाता है, क्योंकि दोस्तों वह औरत और कोई नहीं, वह उसकी तलाकशुदा पत्नी थी जिसका 3 साल पहले तलाक हो गया था। रोड पे भीख मांग रही थी। यह देखकर वह बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है। वह उस औरत से कहता है कि तुम इस रोड पर भीख क्यों मांग रही हो? जब तुम्हारा तलाक हुआ था तो मैंने तुम्हें 80 लाख रुपए भी दिया था। दोस्तों, ये बात सुन करके वह औरत कहती है कि साहब अगर आप समय देंगे तो मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगी। इसके बाद दोस्तों जो कहानी घटित होता है उसको सुनकर आप भी बहुत ही भावुक हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, एक पारिवारिक कहानी है और अगर आपके पास समय है तो 10 मिनट समय निकालकर इस सच्ची घटना को जरूर सुने। इससे आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की सच्ची घटना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के जिला कन्नौज से होती है। कन्नौज में एक चौराहा है छिमरा मऊ। उसी छिमरा मऊ चौराहे पर एक चमचमाती हुई फॉर्च्यूनर गाड़ी रुकती है। उस फॉर्च्यूनर गाड़ी के जो मालिक होते हैं उनका नाम सत्येंद्र कुमार चौहान है, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। जब गाड़ी रुकती है तो वहाँ पर काफ़ी जाम होता है। गाड़ी के मालिक कहते हैं, ड्राइवर गाड़ी रोक दो और बहुत जाम है, कुछ देर के बाद गाड़ी लेकर चलना। दोस्तों, सत्येंद्र कुमार चौहान दिल्ली जा रहे थे किसी अर्जेंट काम से। जब गाड़ी छिपरा मऊ चौराहे पर रुक जाती है तो तुरंत उस रोड पर भीख मांगने वाली लगभग 4 औरतें उस गाड़ी के पास आती हैं और शीशे को खटखटाने लगती हैं। तभी गाड़ी के मालिक सत्येंद्र कुमार चौहान कहते हैं ड्राइवर से, ड्राइवर ये पैसा लो और इस भीख मांगने वाली औरतों को दे दो। क्योंकि दोस्तों सत्येंद्र कुमार चौहान बहुत ही दयालु किस्म के थे। ड्राइवर पैसा दे देता है। पैसा देने के बाद कुछ समय के बाद जब गाड़ी चलने लगती है तभी एक औरत उस गाड़ी के पास आती है और वह गाड़ी के जो शीशा है उस पर आवाज़ देने लगती, खटखटाने लगती है। कहती है, साहब साहब आपने हमें तो कुछ नहीं दिया। जब सत्येंद्र कुमार चौहान अंदर से उस औरत को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि मैंने इस औरत को कहीं देखा है। इस वजह से ड्राइवर को बोलते हैं, ड्राइवर गाड़ी रोको, और गाड़ी रुक जाती है और शीशा नीचे करके जैसे ही वह सर अपना बाहर निकाल कर देखते हैं उस औरत को तो वह औरत और कोई नहीं, उनकी तलाकशुदा पत्नी थी जिनका 3 साल पहले तलाक हो गया था। दोस्तों, सत्येंद्र कुमार चौहान कहते हैं, अरे रूबी तुम? तो दोस्तों वह औरत कहती है कि आप सत्येंद्र हैं? तो कहते हैं, हाँ मैं सत्येंद्र हूँ। दोस्तों दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं। दोनों की पहले शादी हुई थी और 3 साल के बाद तलाक हो गया था। सत्येंद्र कुमार चौहान कहते हैं कि तुम इस रोड पर भीख कैसे मांग रही हो? मैंने तुम्हें 80 लाख रुपया दिया था जब हम दोनों के बीच तलाक हुआ था। पैसा क्या हुआ, क्या हालत हुआ कि तुम इस तरह से रोड पर भीख मांगने लगी? यह शब्द सुन के दोस्तों वह रूबी रोने लगती है और कहती है कि मैं इस तरह से अचानक आपको रोड पर नहीं बता सकती, समय दीजिए तो मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगी। इतना सुनने के बाद दोस्तों सत्येंद्र कुमार चौहान उस औरत को अपने गाड़ी में बैठने के लिए बोलते हैं ड्राइवर से, ड्राइवर गाड़ी की पीछे वाली जो सीट है खोल दो और उस सीट पर इस औरत को बैठा लो। ड्राइवर गाड़ी की सीट खोलता है पीछे से और वह औरत उसमें बैठ जाती है। जैसे दोस्तों वह औरत उस गाड़ी में बैठती है वैसे कुछ लोग कहने लगते हैं, लग रहा है कोई वीआईपी आदमी एक भिखारिन को अपने वीआईपी गाड़ी में बैठाकर उसे बेचने ले जा रहा है या किसी तरह का धंधा कराएगा। लोगों के मन में शक हो जाता है और जो भीख मांग रही थी औरतें, वो भी औरत धीरे धीरे एक दूसरे से कहने लगती है। इस तरह से पूरा शोर मच जाता है और काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और उस गाड़ी को लोग रुकवा देते हैं। जब गाड़ी को लोग रुकवाते हैं तो उसमें से सत्येंद्र कुमार चौहान बाहर निकलते हैं
और वह औरत बाहर निकलती है। लोग कहते हैं कि आप इस औरत को, इस भिखारिन को कहाँ ले जा रहे हैं। यह शब्द सुन करके दोस्तों वह रूबी कहती है कि मेरी इनसे पहले शादी हुई थी और 3 साल पहले तलाक हो गया था। ये मेरे पति हैं और मैं इन्हीं के साथ जा रही हूँ, कुछ बात है। जब यह शब्द लोग सुनते हैं तो सब लोग भीड़ इकट्ठा जो किए थे हट जाते हैं और वह औरत फिर उस गाड़ी में बैठ जाती है और सत्येंद्र कुमार चौहान उस औरत को लेकर जाने लगते हैं। कुछ दूरी पर जाकर एक होटल में ले जाते हैं और एक होटल में ले जाने के बाद दोस्तों सबसे पहले सत्येंद्र कुमार चौहान अपने ड्राइवर को पैसा देते हैं और कहते हैं कि तुम जाओ, एक अच्छी सी साड़ी का सेट और एक अच्छा सा चप्पल खरीद कर लेकर आओ। दोस्तों ड्राइवर जाता है, चप्पल और साड़ी खरीद कर लाता है। क्योंकि दोस्तों जो औरत थी भीख मांग रही थी, जो कपड़े थे गंदे थे, पुराने थे, इस वजह से उनको बहुत दया आती है। और ड्राइवर जब कपड़ा खरीद कर लेकर आता है तो सत्येंद्र जी उस औरत को देते हैं, कहते हैं पहले कपड़ा लो और जाओ नहाकर इस कपड़े को बदल कर आओ, तब बात करते हैं। फिर दोस्तों वो औरत कपड़ा लेकर जाती है, नहाती है और नहाकर कपड़े पहनकर जब आती है तो सत्येंद्र कुमार चौहान उस औरत को देखकर उनकी जो पुरानी यादें हैं फिर ताज़ा हो जाती है। वह काफ़ी खूबसूरत लग रही थी जैसे पहले थी। वो सोचने लगते हैं कि औरत के अंदर सुंदरता, गुण सब कुछ वही है, लेकिन बेचारी हालात के मारे इस कदर बन गई है। दोस्तों जब वो नहा कर आती है तो काफ़ी थोड़ा वक्त लग जाता है, 15-20 मिनट का समय लग जाता है। उन्हें लेट हो रहा था, उन्हें दिल्ली जाना था, बहुत ही अर्जेंट काम था। इसलिए वह कहते हैं रूबी से, रूबी मुझे दिल्ली जाना है, बहुत ही अर्जेंट काम है, इस वजह से मैं जा रहा हूँ और तुम अपना एड्रेस दे दो। मैं जब दिल्ली से वापस आऊँगा तो तुमसे मिलूँगा और पूरी कहानी तुम्हारे मुंह से सुनूँगा। फिर दोस्तों रूबी उनको अपना एड्रेस देती है जहाँ पर वो रहती है और एड्रेस देने के बाद वो अपने घर चली जाती है और इधर जो सत्येंद्र कुमार चौहान है वो दिल्ली चले जाते हैं। दिल्ली जाते हैं दोस्तों, रात भर वो सो नहीं पाते हैं। इधर उनकी तलाकशुदा पत्नी रूबी भी नहीं सो पाती है। दोनों करवटें बदल बदल कर किसी तरह से रात गुजारते हैं। अगले दिन सुबह होता है और सत्येंद्र कुमार चौहान जब आते हैं फिर इस चौराहे पर, तो वह उस एड्रेस पर जाते हैं जिस एड्रेस पर उनकी तलाकशुदा पत्नी एड्रेस दी थी मिलने के लिए। जब उस एड्रेस पर वो जाते हैं तो वह औरत नहीं मिलती है। जब नहीं मिलती है उस रूम पर तो पुनः वह उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो पहले भीख मांग रही थी, जहाँ पर पहली मुलाकात उनकी हुई थी। उस चौराहे पर जब जाते हैं तो वहाँ पर रूबी मिल जाती है और रूबी को अपने गाड़ी में बैठाते हैं, कहते हैं चलो तुम जहाँ रहती हो उस रूम पे चलो, वहाँ पर बैठ के हम लोग बात करेंगे। रूबी बैठ जाती है और उनको लेकर आती है दोस्तों अपने रूम पर। जब रूम के अंदर एंट्री करते हैं सत्येंद्र कुमार चौहान तो दिखते हैं एक टूटा फूटा मकान है, झाले पड़े हुए गंदा रूम है और उसी के साथ दोस्तों देखते हैं कि एक फ़ोटो लटका हुआ है फ्रेम में। उस फ्रेम में जो फ़ोटो है वह सत्येंद्र कुमार चौहान और उस रूबी का होता है, जो कि जब शादी हुआ था तो तभी का था। यह देख करके दोस्तों वो चौंक जाते हैं। वो कहते हैं रूबी हमारी तुम्हारी तो तलाक हुए 3 साल हो गए हैं, फिर तुम मुझे पति मानकर इस रूम में फ़ोटो क्यों रखी हो। दोस्तों इस शब्द सुन करके रूबी कहती है कि आपका हमारा तलाक हो गया है, मानती हूँ इस बात को, लेकिन मेरे अंदर से अभी भी आपके प्रति प्यार है। वह तलाक क्यों हुआ था, किनकी वजह से हुआ था, कैसे हुआ था, इसके बारे में आपको अभी सच्चाई नहीं मालूम है। मैं तलाक देना आपको नहीं चाहती थी, लेकिन किसी कारणवश से कई लोगों के दबाव में आकर, कई लोगों के चढ़ाने की वजह से मैं आपको तलाक दे दी। यह शब्द सुन रहे दोस्तों उनके पति सत्येंद्र कुमार चौहान कहते हैं तो कहानी बताओ कैसे क्या हुआ था। दरअसल दोस्तों उन दोनों की शादी से पहले जो रूबी है, रूबी के घर में उनके माता पिता, उनका एक भाई और एक जीजा रहता है। तो जीजा है उसका ही सब कुछ उसके घर में मालिकाना चल रहा था। जो उसका जीजा कहता था वही दोस्तों रूबी के घर वाले कहते थे। उसके जीजा रूबी के शादी करने के लिए जब पहली बार सत्येंद्र कुमार चौहान के घर जाते हैं
तो देखते हैं कि सत्येंद्र कुमार चौहान बहुत ही अमीर व्यक्ति है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है। तो डिसीजन लेता है कि रूबी की शादी सत्येंद्र कुमार चौहान से ही होगी। इस कदर दोस्तों शादी उनकी हो जाती है सत्येंद्र कुमार चौहान से। शादी होने के बाद नई नवेली दुल्हन बन करके रूबी सत्येंद्र कुमार चौहान के घर पर आती है और एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। मेरे दोस्तों जब उनके घर आती है तो उनकी सासू माँ होती है जो बहुत ही अच्छी होती है। सासू माँ और उनकी पतोह का तालमेल बहुत ही अच्छा था। बिल्कुल जो रूबी थी अपनी सासू माँ को अपनी माँ की जैसा प्यार करती थी और उनकी सासू माँ रूबी को अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं था। दोस्तों ऐसे 3 साल बीत जाते हैं, लेकिन 3 साल बीतने के बाद दोस्तों जो सत्येंद्र कुमार चौहान है वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वो हमेशा बिजनेस में ही बिजी रहते थे और अपनी वाइफ को समय नहीं दे पाते थे ज़्यादा, जिस वजह से रूबी कभी कभी नाराज़ हो जाती थी। कहती थी कि हमारे पास भी बैठकर कभी वक्त बिता लीजिए। अगर आपको दिन और रात किसी और के साथ घूमना, मस्ती करना और अपने कामों में व्यस्त रहना था तो आपने शादी क्यों किया? आप मुझे कभी भी कहीं घुमाने के लिए नहीं ले जाते हैं। दिन रात 24 घंटा आप अपने कामों में बिजी रहते हैं। दोस्तों इसी बात को लेकर उन दोनों में तनाव होता है और आपस में दोनों एक दूसरे से हल्का फुल्का झगड़ा करके नाराज हो जाते हैं। लेकिन कोई भी किसी को अपशब्द नहीं बोलता है। न ही सत्येंद्र कुमार चौहान उसको एक भी थप्पड़ मारते हैं, न ही वो भी बहुत कुछ ज़्यादा उल्टा सीधा कहती है। इस मामूली सी बात को लेकर दोस्तों दोनों में थोड़ा मनमुटाव होते हैं, जिसके वजह से जो उसकी सासू माँ है वो सासू माँ दोनों को समझाती है और फिर दोनों समझ भी जाते हैं। लेकिन दोस्तों संजोग बन से कि उसी वक्त जो रूबी है, रूबी की माँ फ़ोन कर दी। अब तत्काल का मैटर था, तो जब रूबी की माँ फ़ोन की तो रूबी इस मैटर के बारे में बता देती है। बताने के बाद दोस्तों रूबी की माँ अपनी बेटी को चढ़ाने लगती है। कहती है बेटी अपने मायके चले जाओ, मायके आने के बाद कुछ महीने रहना, उसके बाद वो खुद ही नरम हो जाएंगे तुम्हारे पति और तुम्हें फिर बुलाने आएंगे और फिर वो अच्छे से रहने लगेंगे। दोस्तों इस तरह से चढ़ाने की वजह से मेरे प्यारे साथियों जो रूबी है चली जाती है अपने मायके नाराज़ होकर के। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह छोटी सी घटना उसके ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा घटना बन जाएगा। जब वो अपने मायके चली जाती है तो उधर दोस्तों उसका भाई और उसका जीजा आकर वो भी धीरे धीरे चढ़ाने लगते हैं। कहते हैं कि अगर तुमको टाइम नहीं दे पा रहा है तुम्हारा पति तो फिर क्या फ़ायदा वहाँ पे रहने से। इस कदर दोस्तों सब लोग उसको धीरे धीरे चढ़ाने लगते हैं। और एक दिन उसका जीजा कहता है कि तुम्हारा जो हस्बैंड है बहुत अमीर व्यक्ति है, वो किसी न किसी के चक्कर में होगा और अभी वक्त है, तुम उनसे तलाक ले लो। और तुम्हारा जो पति है बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तुम्हें बहुत सारा पैसा भी देगा तलाक के रूप में, और उस पैसे से हम तुम्हारी दूसरी जगह शादी कर देंगे। इस कदर दोस्तों सब लोग उसको चढ़ाने लगते हैं और उसके दिमाग में यह बात घर चढ़ जाता है। न चाहते हुए भी वह तलाक देने के लिए मजबूर हो जाती है। फिर वह तलाक की कागज़ के लिए उसके जीजा उसको ले जाकर कोर्ट में अर्जी दायर कर देता है। अर्जी दायर करने के बाद दोस्तों जो उसका पति है सत्येंद्र कुमार चौहान वो बहुत ही मना करते हैं। वो अपनी पत्नी को नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन जब सोचते हैं कि जब मेरी पत्नी खुद मुझसे दूर जा रही है तो मैं इसको अपने पास बुलाकर क्या करूँगा। इस वजह से दोनों में तलाक होता है। कोर्ट का फैसला आता है और जुर्माना के तौर पे 80 लाख रुपए भी सत्येंद्र कुमार चौहान को देना पड़ जाता है। रूबी को 80 लाख रुपए एक मुश्त दे देते हैं और दोनों के बीच तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद दोनों के रास्ते अब अलग अलग हो जाते हैं। फिर दोस्तों रूबी कहती है जब तलाक हो गया तो जो आपने 80 लाख रुपए मुझे दिया था उस रुपए में से 20 लाख रुपए हमारे जीजा ले लिए। कहें कि तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी, पहले तुम अपना एक निजी घर खरीद कर, फ्लैट खरीद कर
मकान बनवाओ ताकि तुम्हारे धन को देखकर लोग लालच में तुमसे शादी जरूर करेंगे। इस वजह से मैंने उनको 80 लाख में से 20 लाख रुपए दिया, ज़मीन खरीदा गया और अच्छा सा मकान बनकर तैयार हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरे माता पिता, मेरे भाई और जीजा पैसे मांगने लगे और शादी मेरी अलग अलग जगहों पे खोजने लगे। इस तरह से धीरे धीरे उनका पैसा खर्च होता गया और उसी बीच में उसके भाई की शादी लोग ठिका दिए। उसकी भाई की शादी होती है, कहते हैं उसके मम्मी पापा और जीजा पहले भाई की शादी हो जाने दो और तुम्हारे वजह से इसकी भी शादी लेट हो रहा है, पहले इसकी शादी हो जाती है फिर हम लोग तुम्हारी शादी कर देंगे। दोस्तों इस कदर पहले भाई की शादी हो जाती है, जो कि भाई पहले छोटा था। भाई की शादी हो जाती है। भाई की शादी में दोस्तों लोग चढ़ाकर उसके सभी पैसे खर्च कर देते हैं। जब पैसे खर्च कर देते हैं, इधर जब उसके भाई की पत्नी घर पर आ जाती है तो उसका थोड़ा सा भी रूबी से पड़ता नहीं है। वो अनाप शनाप बोलने लगती है। धीरे धीरे उस परिवार में रूबी के प्रति लोग नफरत पैदा करने लगते हैं। उसके मम्मी पापा भाई सब लोग उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। मेरे दोस्तों ये हकीकत है कि जो माँ बाप अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, असलियत प्यार तभी सामने आ जाती है जब उसकी शादी होने के बाद अगर कोई लफड़ा हो जाता है और वह मायके आकर रहने लगती है। पूरे जीवन भर अपनी बेटी को रख कर कोई माँ बाप अगर दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा। तब असली मालूम चलता है कि वही बेटी एक माँ बाप के लिए बहुत बड़ा बोझ बन जाती है। दोस्तों इस तरह से वो बोझ बन जाती है उस अपने ही परिवार में जिन लोगों ने उसका 80 लाख रुपए खा लिया और उन्हीं लोगों की वजह से उसका तलाक हो गया। अब वो बहुत ही मजबूर हो गई। नाराज होकर वह चली जाती है अपनी जीजा के घर रहने। उसे लगता है कि मेरी दीदी मेरे जीजा मुझे पनाह देंगे, मैं वहाँ पर रह लूँगी चैन से। लेकिन वहाँ भी कुछ महीने तक रहती है। उसके जीजा और दीदी भी उसको फटकार लगाने लगते हैं। बात बात में उसको लोग उल्टा सीधा बोलते हैं और एक दिन झगड़ा हो जाता है। उसके जीजा बोलता है कि तुम हमारे घर से चली जाओ, तुम अपने पति की नहीं हुई तो हम लोगों की क्या होगी। दोस्तों ऐसा शब्द सुनने के लिए मिलता है। फिर वो बेचारी मजबूर हो जाती है रूबी और वहाँ से भी घर छोड़कर निकल जाती है। बावला होकर उसे मालूम नहीं चलता है कि मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी। चलते चलते दोस्तों कई किलोमीटर दूर चली जाती है और उसे मिलता है एक ग्रुप औरतों का। वह औरत भीख मांग रही थी। उन्हीं औरतों के बीच में जाकर उन लोगों से बात करने लगती है और दोस्तों उन लोगों के साथ वो भी भीख मांगने लगती है। किसी तरह से अपना जीवन काटने के लिए, खाने पीने के लिए वो भीख मांगने लगती है उन औरतों के साथ जाकर। इस तरह से उसका दिनचर्या चल रहा था। दोस्तों इस कहानी सुन करके उसके जो पति हैं तलाकशुदा सत्येंद्र कुमार चौहान, उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। फिर वो बोलते हैं कि यह तो तुम्हारे वजह से हुआ। मानते हैं कि तुम्हारे जीजा, तुम्हारे माँ बाप लोगों को चढ़ाकर तुमको तलाक लेने के लिए मजबूर किया, लेकिन तुम्हारे भी अंदर कॉमन सेंस होना चाहिए। अब तो कुछ नहीं हो सकता और हमारे तुम्हारे बीच तलाक हो गया है। अब हम दोनों एक तो नहीं हो सकते। इसके बाद रूबी कहती है अगर सच्चे दिल से किसी को माना जाए, प्यार किया जाए तो कभी भी एक दूसरे से मिल करके एक हो सकते हैं। ये शब्द सुन करके सत्येंद्र कुमार चौहान कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुमसे दोबारा शादी नहीं कर सकता। मैं दोबारा तुमको अपने घर पर नहीं रह सकता हूँ। दोस्तों वो कहते हैं कि तुम जितना भी कमाती हो, जो भी भीख मांग के पैसा लाती हो, वो भीख मांगना बंद कर दो और मैं तुम्हें हर मंथली पैसा देता रहूँगा। पैसे की कोई भी कमी नहीं आएगी और एक अच्छा सा मैं रूम खरीद देता हूँ। उस रूम में तुम रहना और मैं तुम्हें बराबर पैसा देता रहूँगा। इतना मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अपने घर नहीं रह सकता। इतना कहकर दोस्तों वह जाने लगते हैं। तभी उनका पैर पकड़ लेती है, हमें लगती है, कहती है प्लीज़ रुक जाइए, आप मेरी सासू माँ से एक बार बात करा दीजिए। मेरी सासू माँ मुझसे बहुत अधिक प्रेम करती थी। यह शब्द सुन करके सत्येंद्र कुमार चौहान कहते हैं हाँ, मेरी माँ तुमसे बहुत अधिक प्रेम करती थी। कई बार कही कि रूबी को बुलाओ, रूबी के बिना यह घर अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं क्या करूं, तलाक हो जाने के बाद तुम्हें कैसे बुला सकता। रूबी कहती है एक बार बात करा दीजिए, फिर इसके बाद आप चले जाइएगा, मैं आपको नहीं रोकूंगी।
इतना रिक्वेस्ट करने के बाद दोस्तों सत्येंद्र कुमार चौहान अपनी माँ को फ़ोन लगाते हैं और उनकी माँ फ़ोन उठाती है। चौहान जी कहते हैं, माँ मुझे अचानक रास्ते पे भीख मांगते हुए तुम्हारी बहू यानी मेरी पत्नी मिल गई है, तुमसे बात करना चाहती है। इतना सुन करके दोस्तों उनकी माँ कहती है, ठीक है बेटा जल्दी दो, मैं बात करना चाहती हूँ। फ़ोन देते हैं और रूबी अपनी सासू माँ से बात करने लगती है। सासू माँ कहती है, बहू मैं फ़ोन पे बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगी और तुम मेरे घर आओ, मैं तुमसे मिलकर बात करना चाहती हूँ। उसके बाद दोस्तों माँ अपने बेटे से कहती है, बेटा रूबी को लेकर आओ। सत्येंद्र कुमार चौहान कहते हैं, माँ मैं कैसे लेकर आ सकता हूँ, मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है, तलाक हो चुका है और तुम उसको बुला रही हो। माँ कहती है, बेटा मेरी बात मानो, लेकर आओ, तुम्हें जो कुछ कहना है यहाँ पे आके सामने मेरे कहना, मैं फ़ोन पे नहीं कुछ कर सकती। दोस्तों इस वजह से सत्येंद्र कुमार चौहान रूबी को अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और अपने घर ले आते हैं। घर लाने के बाद दोस्तों इधर उनकी माँ थाली में अगरबत्ती कपूर जलाकर आरती करने के लिए तैयार थी अपनी पतोह का। वह आरती करती है, बाकायदे अंदर हाथ पकड़ कर लाती है और बैठाती है। चाय नाश्ता पहले से रेडी की थी और चाय नाश्ता अपनी बहू को कराती है। इसके बाद सत्येंद्र कुमार चौहान कहते हैं, माँ यह वही औरत है जिसने मुझको तलाक दिया था, मैं नहीं चाह रहा था और तलाक के रूप में मैं 80 लाख रुपए भी दिया था इस औरत को और तुम इसी औरत को घर में बुलाकर आरती कर रही हो, तुम्हारा क्या विचार है? मरते डिस्टर्ब कर दिला। उसकी माँ कहती है, बेटा मेरी बात मान जाओ, तुम फिर से रूबी को अपना लो। तो सत्येंद्र कुमार चौहान कहते हैं, माँ कैसे अपनाऊं, रूबी ने तलाक दिया था, 80 लाख रुपए भी ली थी और कैसे अपना सकता हूँ। फिर माँ कहती है, बेटा सुबह का भटका हुआ अगर शाम को घर आ जाता है तो उसकी गलतियों को माफ़ करके फिर से अपना लिया जाता है। यह शब्द सुन के दोस्तों जो रूबी है, रूबी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और सत्येंद्र कुमार चौहान भी रोने लगते हैं और दोनों गले मिल जाते हैं और गले में लिपट कर रोने लगते हैं। फिर से दोस्तों एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर देते हैं सत्येंद्र कुमार चौहान और रूबी और मिलजुल करके फिर से रहने लगते हैं। एक मंदिर में शादी कर लेते हैं और एक अच्छा सा परिवार, खुशहाल परिवार बनाकर रहने लगते हैं। तो यह रही दोस्तों कहानी कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और दोस्तों यह पारिवारिक कहानी है, ऐसी पारिवारिक कहानी घटना लगभग मैक्सिमम परिवार में घटित हो रहा है। शादी होने के बाद तलाक एक फैशन की तरह बन गया है। जब लोगों के बीच में नहीं पड़ता है तो लोग तुरंत तलाक दे देते हैं बिना सोचे ही। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। तलाक भी एक विकल्प है, लेकिन 100 बार सोच करके तलाक देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके तलाक की वजह से आने वाले जीवन आपकी और कठिनाई से बीतने लगेगा। तो इस वजह से दोस्तों तलाक छोटी छोटी बातों पर नहीं देना चाहिए। मेन जीवन का फंडा यही है कि आपके अंदर धैर्य, संयम, सहनशीलता, आपसी विश्वास, प्यार, इन सब चीज़ों को बनाकर रखना चाहिए, तभी आपका परिवार चल पाएगा। वरना आपका परिवार नहीं चल पाएगा, परिवार आपका एक दिन टूट जाएगा और बीते हुए पल फिर दोबारा नहीं आते। जैसे इस घटना में हुआ है, 3 साल के बाद पुनः ही लोग नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। सोचिए उन 3 सालों में इन दोनों के ऊपर क्या बीता होगा। तो दोस्तों यह सच्ची घटना रही और इस कहानी में मेनतर गलती पाया जाता है उस लड़की के माँ बाप, भाई और जीजा की। लोग चढ़ाने वाले बहुत होते हैं, उसका रिजल्ट क्या होगा दोस्तों इसके बारे में कोई नहीं सोचता है। लड़की उस समय बहुत कम एज की थी, उसको समझ में नहीं आया। समझ में तब आया जब उसके साथ पूरी घटना घट गया, उसका लोग पैसा खा लिए, ताना मार कर घर से बाहर निकाल दिए, तब उसको समझ में आया। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ करके उन सभी माँ बहनों से, भाइयों से, जीजा से कि शादी होने के बाद आप लोग उस लड़की के
ससुराल में इंटरफेयर मत करिए। उसका पर्सनल ज़िंदगी लाइफ हो गया, वो जैसे मन करे वैसे जिए, लेकिन उसमें आप लोग आग में घी डालने का काम मत करिए, आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि अक्सर लड़कियां अपने माँ बाप, अपने भाई, अपने जीजा का ही बात मानती हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा भी गलती भी नजर आए तो आपको अपनी बहन, अपनी बेटी को समझा कर रखना चाहिए, न कि उसको ऐसा कहिए कि वह तलाक देने के लिए तैयार हो जाए। दोस्तों, कहानी अगर अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।